सोचिए, किसी भरोसे वाले को एक साइन किया हुआ खाली चेक देना, ये हमारे देश में कितना आम है ना। बहुत ज्यादा। लोग सिक्योरिटी के लिए या बाद में पेमेंट के लिए ऐसे अक्सर करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर वो भरोसा टूट जाए? मान लीजिए आपने कहा था 50,000 भरने और किसी ने 5 लाख भरकर चेक बैंक में लगा दिया, और वो बाउंस हो जाए? हाँ, तो आज हम इसी भरोसे और धोखे के बीच की जो कानूनी खाई है, उसी की गहराई में उतर रहे हैं। ये एक बहुत जरूरी विषय है। सवाल बहुत सीधा है। एक खाली साइन किए हुए चेक की कानूनी ताकत क्या है? जिम्मेदार कौन है, जिसने साइन किया या जिसने रकम भरी? और इसी को समझने के लिए हमारे पास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही हालिया और महत्वपूर्ण फैसला। तो हमारा मकसद आज ये समझना है कि कैसे किसी का एक छोटा सा हस्ताक्षर उसे एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, या बचा भी सकता है अगर वो सावधान रहें तो। चलिए शुरू करते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर चेक पर अमाउंट नहीं लिखा तो हम सुरक्षित हैं, वो बस कागज का टुकड़ा है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। कानून की दुनिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कानून क्या कहता है? यहीं पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 20 यानी सेक्शन 20 सामने आती है और ये चेक लेने वाले के हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत दे देती है। एक मिनट, ताकत? ये सुनने में थोड़ा डरावना लग रहा है। मतलब ये धारा 20 क्या किसी को हमारे चेक पर कुछ भी भरने का लाइसेंस दे देती है? लाइसेंस तो नहीं कहेंगे, पर हाँ, अधिकार जरूर दे देती है। अधिकार? हाँ, देखिए, सेक्शन 20 का सार ये है कि जब आप किसी को एक अधूरा साइन किया हुआ चेक देते हैं तो आप उसे एक तरह से अथॉरिटी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं मैंने साइन कर दिया है, बाकी खाली जगह तुम भर सकते हो। बाकी खाली जगह? इसमें क्या क्या आता है? सिर्फ अमाउंट या तारीख और नाम भी? सब कुछ। अगर प्राप्तकर्ता का नाम खाली है तो वो भरा जा सकता है, तारीख नहीं लिखी तो वो भी डाली जा सकती है, और हाँ, सबसे जरूरी अमाउंट भी। तो कानून की नजर में ये अवैध नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक कानूनी प्रक्रिया है। इसे एक अधूरे दस्तावेज को, मतलब एक इंचुएट इंस्ट्रूमेंट को पूरा करना कहते हैं। यहाँ पर बात वाकई दिलचस्प और सच कहूँ तो खतरनाक भी हो जाती है। हाँ, अगर अधिकार दिया है तो इसका गलत इस्तेमाल भी तो हो सकता है। बिल्कुल। जैसे हमने बात की 50,000 की जगह 5 लाख भर दिए, तो इतने सालों से लोग अदालत में क्या दलील देकर बचते थे? हाँ, यही इस पूरे विवाद का केंद्र था। दशकों तक जो लोग चेक देते थे वो अदालत में दो मुख्य ढाल इस्तेमाल करते थे। पहली थी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 87। ओके, एक और धारा सेक्शन 87, ये क्या कहती है? सेक्शन 87 बात करती है मटेरियल ऑल्टरेशन की। मतलब कोई बड़ा बदलाव? हाँ, तो चेक देने वाले कहते थे कि जनाब, मैंने तो चेक खाली दिया था, इस पर बाद में जो रकम भरी गई वो एक मटेरियल ऑल्टरेशन है और इस बदलाव ने चेक को अमान्य मतलब वॉइड कर दिया है। ये सुनने में काफी तर्कसंगत भी लगता था। हाँ, बिल्कुल लगता है कि चेक से छेड़छाड़ हुई है, पर लोग सीधे सीधे धोखाधड़ी का आरोप क्यों नहीं लगाते थे? IPC 420 वो दूसरी ढाल थी, धोखाधड़ी का आरोप, लेकिन उसे साबित करना पहाड़ चढ़ने जैसा होता है। क्यों? उनकी जिम्मेदारी बहुत सीमित है। वो बस दो चीजें देखते हैं, पहला, साइन असली है या नहीं, और दूसरा, खाते में उतना बैलेंस है या नहीं, बस। चेक किसने भरा, किस कलम से भरा, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं? बिल्कुल नहीं। तो ये दोनों ही बचाव, मटेरियल ऑल्टरेशन और धोखाधड़ी, बहुत मजबूत नहीं थे। और अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इन कमजोर दीवारों को गिरा ही दिया है। तो असल में बदला क्या है? यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। सुप्रीम कोर्ट ने के रमेश बनाम के कोठंडारमन मामले में इस स्थिति को शीशे की तरह साफ कर दिया है। क्या किया कोर्ट ने? उन्होंने उस मटेरियल ऑल्टरेशन वाली दलील की, सीधी भाषा में कहें तो, हवा निकाल दी। कैसे? कोर्ट का तर्क क्या था? बहुत ही सरल लेकिन गहरा तर्क। कोर्ट ने कहा कि एक खाली चेक में डिटेल्स भरना सेक्शन 87 के तहत बदलाव यानी ऑल्टरेशन है ही नहीं। तो फिर क्या है? ये उसे पूरा करना है, कंप्लीशन है, और इसे पूरा करने की इजाजत तो खुद सेक्शन 20 देती है, जिसकी बात हमने शुरू में की थी। अरे वाह, ये तो पूरा खेल ही पलट गया। मतलब जो पहले एक बचाव की ढाल थी, अब वो चेक लेने वाले के लिए एक तलवार बन गई है। बिल्कुल, ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये सोच का पूरा बदलाव है। लेकिन कोर्ट यहीं नहीं रुका। और भी कुछ है? हाँ, उन्होंने एक और शक्तिशाली चीज पर जोर दिया, और वो है सेक्शन 139 की धारणा,
यानी प्रिजम्पशन। ये प्रिजम्पशन क्या चीज है, जरा आप आसान भाषा में समझाइए। इसे ऐसे समझिए कि ये अदालत के खेल की डिफॉल्ट सेटिंग है। डिफॉल्ट सेटिंग? हाँ, सेक्शन 139 के तहत अदालत ये मानकर चलेगी कि जो चेक दिया गया है वो किसी असली कर्ज या देनदारी को चुकाने के लिए ही दिया गया था। एक मिनट, ये तो बहुत खतरनाक है। मतलब अदालत शुरू में ही ये मान लेगी कि चेक लेने वाला सही है। हाँ, कानूनन शुरुआत यहीं से होगी। अब ये चेक देने वाले का काम है कि वो सबूत देकर इस डिफॉल्ट सेटिंग को बदले। तो मतलब सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ, पूरी तरह से पलट गया है। बिल्कुल। अब ये कहना काफी नहीं है कि मैंने तो चेक खाली दिया था। ये दलील अब नहीं चलने वाली। अब चेक देने वाले को ठोस सबूतों के साथ साबित करना होगा कि कोई कानूनी देनदारी थी ही नहीं। और अगर वो ये साबित नहीं कर पाए, मान लीजिए कोई लिखित सबूत नहीं है, तब तो उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सार यही है। उन्होंने साफ कहा, अगर आप किसी को चेक देते हैं केवल हस्ताक्षर करके और वही व्यक्ति उसमें डेट और अमाउंट भरता है, तो वो चेक बिल्कुल सही है। और अगर बाउंस हो गई तो आप लायबल हैं। इस एक फैसले ने दशकों पुरानी दलीलों को खत्म कर दिया, एक झटके में। तो इस सब का निचोड़ क्या है? यस। एक आम इंसान के लिए इस फैसले का मतलब क्या है? देखिए, निष्कर्ष बहुत साफ है। पहला, हस्ताक्षर ही जिम्मेदारी है। साइन आपके तो जिम्मेदारी आपकी। सीधी सी बात है। दूसरा, मैंने तो कोरा चेक दिया था वाला बचाव अब मर चुका है। ये आपको सेक्शन 138 के केस से नहीं बचा पाएगा। और तीसरा, सबूत का बोझ अब पूरी तरह आप पर है। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो सावधानियां क्या बरतनी चाहिए? कोई तरीका है इस जोखिम को कम करने का? हाँ, और ये बहुत जरूरी है। सबसे पहली और सुनहरी सलाह, कभी भी किसी भी हालत में कोरा चेक न दें। कभी नहीं। हमेशा राशि, अंकों और शब्दों दोनों में और तारीख खुद भरें। और शब्दों में राशि भरने के बाद ओनली शब्द जरूर लिखें ताकि आगे कुछ जोड़ा न जा सके। ठीक है, ये तो हुई आदर्श स्थिति। पर कई बार मजबूरी में, जैसे सिक्योरिटी के तौर पर चेक देना ही पड़ता है, तब क्या? हाँ, ये एक व्यवहारिक समस्या है। ऐसी स्थिति में आप चेक देते समय एक छोटा सा एग्रीमेंट या एक रसीद ले सकते हैं जिसमें साफ साफ लिखा हो कि ये चेक किस मकसद से दिया जा रहा है। ये बाद में सबूत का काम कर सकता है। और चेक पर एसी पेई ओनली लिखने का क्या? खींचकर एक पेई लिखने का मतलब है कि पैसा सिर्फ उसी व्यक्ति के खाते में जाएगा जिसका नाम लिखा है। इससे धोखाधड़ी रुकती है काफी हद तक। और अगर गलती से किसी को कोरा चेक दे दिया और अब डर लग रहा है कि उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो एक सेकंड की भी देरी ना करें। तुरंत अपने बैंक को स्टॉप पेमेंट का निर्देश दें। ये सबसे जरूरी कदम है। हाँ, अगर चेक बैंक में लगने से पहले आपने पेमेंट रुकवा दी तो आप बच सकते हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल से एक बात साफ है, चेक पर आपका हस्ताक्षर सिर्फ एक निशान नहीं, एक कानूनी वादा है। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने ये तय कर दिया है कि इस वादे की जिम्मेदारी पूरी तरह से आप पर है। एकदम। और ये फैसला एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है। वो क्या? आज के डिजिटल युग में जहां यूपीआई और नेट बैंकिंग आम है, हम चेक जैसे पारंपरिक साधनों के कानूनी वजन को अक्सर भूल जाते हैं, है ना? हाँ, हल्के में लेते हैं। तो ये सोचने पे मजबूर करता है कि वित्तीय दुनिया के और कौन से ऐसे पुराने नियम या साधन हैं जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन जिनकी कानूनी पकड़ आज भी उतनी ही मजबूत है।